हेलो एवरीवन, दिस इज अनु एंड वेलकम टू आवर चैनल साहित्य शिक्षा। तो भाई आपको पता है कि टीजीटी इंग्लिश D++B का सिलेबस आ गया है और आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि D++B ने जो सिलेबस लॉन्च किया है उसमें कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये है कि ग्रामर है वो एक्सक्लूड कर दी गई है, सिलेबस में डाली ही नहीं गई है। तो सबसे बड़ा तो कंफ्यूजन ये है कि अब हम ग्रामर पढ़े कि नहीं पढ़े। देखो, इंडक्टिव सिलेबस है ये, मतलब मान के चलो कि हाँ हमें ये तो तैयार करना है, बट इसके साथ हम ग्रामर को नहीं छोड़ सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हम जो जिस फील्ड में जा रहे हैं तो हो सकता है D++B मान लिया अगर 20 क्वेश्चन भी ग्रामर के दे देती है तो देखो फर्स्ट पेपर में हो गए 20 क्वेश्चन ग्रामर के और सेकंड में अगर 20 भी दे दिए तो हमारे 40 नंबर तैयार हो रहे हैं। और हम ये बिल्कुल मान के नहीं चल सकते कि वो ग्रामर नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे पहले भी देखा जा चुका है कि जो उन्होंने PRT वगैरह का भी सिलेबस दिया था तो उसमें एक बार उन्होंने 20 नंबर का जो मैथ डाला था एंड फिर 40 नंबर का दे दिया था। तो आप पेपर में तो जाके एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना ही D++B को ब्लेम कर सकते हो। तो इससे अच्छा तो पहली बात तो ये है कि ग्रामर को छोड़ना नहीं है हमने, ठीक है। सेकंड ये है कि जो लिटरेचर का सिलेबस दिया उसमें बच्चों का कंफ्यूजन है कि क्या करें, कैसे तैयार करें। सिलेबस ऐसे इस हाल में दे दिया कि कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर कर लेते हैं। बहुत ही इजी तरीके से सिलेबस को एक्सप्लेन करूंगी ताकि सबको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये मैटर क्या है, ठीक है। जो उन्होंने इतना बड़ा सा दिया है उसको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले समझना है कि जो सिलेबस है वो 5 पार्ट में दिया हुआ है। कितने में? 1 2 3 4 5 6। वैसे ये 6 है, ये इंग्लिश का नहीं है, 5 पार्ट में आप मान सकते हो, ठीक है। अब ये 5 पार्ट है क्या? जो ये 5 पार्ट है इनमें ग्रामर का मेंशन नहीं है और इनमें फुल्ली हमारा लिटरेचर है और लिटरेचर भी अलग अलग टाइप्स का दिया हुआ है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। सबसे पहले जो है, अगर आपके पास सिलेबस हो तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसको ना अपने फ्रंट में लेके बैठिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। क्योंकि अगर आपके पास सिलेबस अगर अभी नहीं है ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। तो मेरी मानिए तो सिलेबस को मैं कोशिश करूंगी सिलेबस डलवा दिया जाए आपके लिए डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले देखो लिटरेचर, जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें लिटरेचर दिया गया है, बट अब है ना उसके इतने पार्ट बना दिए गए हैं। ब्रिटिश लिटरेचर 15 सेंचुरी, 14 टू 15 सेंचुरी, 17 टू 18 सेंचुरी, पोइट्स वगैरह, उन पे बिल्कुल ध्यान मत दो। अगर इन शॉर्ट में देखें तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो ये है कि इंडियन क्लासिकल सबसे ऊपर जो दिया गया इंडियन क्लासिकल, तो इंडियन क्लासिकल राइटिंग के राइटर्स जो हैं उनको आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं तो मैं बता देती हूँ। इंडियन क्लासिक में वो राइटर्स आते हैं जो जो बहुत पुराने समय के हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भारतनाट्यम जिन्होंने लिखा था, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे एंशियंट राइटर हैं, जैसे अगर हम जूठन की बात करें जो वर्क हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे क्लासिकल वर्क हैं जो इंडियन राइटिंग्स में लिखे गए हैं, तो वो उनसे ही रिलेटेड है। अगर आप इंडियन क्लासिकल राइटिंग का सिलेबस देखेंगे तो आपको इजीली बहुत सारे राइटर मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो मैं बता भी देती। और सेकंड है, ये थोड़ा नीचे दिया हुआ इंग्लिश राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, कि जैसे R.K. नारायण है, मुल्क राजानंद है, उन्होंने जो इंग्लिश राइटिंग है वो इंग्लिश में अपनी जो राइटिंग है वो इंग्लिश में लिखी हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, अगर हम सरोजिनी नायडू की बात करें तो उन्होंने सबसे मेन इसमें आ जाते हैं मुल्क राजानंद और R.K. नारायण, ठीक है, जिन्होंने अपना इंडिया में रहकर भी अपनी जो राइटिंग है वो इंग्लिश में की है, ठीक है। आई होप कि इंडियन वाला जो पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पार्ट की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड जो पार्ट है, अब आप ब्रिटिश का देखोगे तो हर जगह ब्रिटिश ब्रिटिश दिखेगा, कहीं 14 टू 15, कहीं 16 टू 18, तो कंफ्यूजन छोड़ दो। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ब्रिटिश लिटरेचर 64 से लेकर और पोस्ट मॉडर्न तक सारा डाला उन्होंने अलग अलग करके, यानी कि आपको ब्रिटिश लिटरेचर 64 से लेकर फर्स्ट से और पूरा पढ़ना पड़ेगा। ब्रिटिश लिटरेचर में आप किसी भी चीज को नहीं छोड़ सकते, चाहे वो रेस्टोरेशन एज हो, चाहे वो एलिजाबेथन एज हो, चाहे वो प्री रोमांटिक्स हो या वो ऑगस्टन एज हो। आपको सब कुछ कवर करके पेपर में जाना पड़ेगा क्लियरली, ये बात कहने की कोशिश की जा रही है।
अब थर्ड हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट की ही बात हो रही है अभी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की ही। अमेरिकन, ये सबसे बढ़िया बात है कि अमेरिकन की ओनली आपको 18th सेंचुरी पढ़नी है, जिसमें कि हेमिंगवे, हार्थ्रोन वगैरह जो राइटर हैं, फिट्जर्ड, स्कॉट फिट्जर्ड हो गए, वो राइटर ही आपको कवर करने हैं। फिर है बात यूरोपियन की। अब यूरोपियन में आप सोचोगे यूरोपियन कौन सा लिटरेचर होता है, आपने सुना है प्लेटो, एरिस्टोटल, सुकरात, ये सारे यूरोपियन लिटरेचर का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इनमें वो राइटर आपको करने हैं, ठीक है, जैसे प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, ये सब राइटर यूरोपियन लिटरेचर में आपको कवर करने हैं। अगला है फर्स्ट पार्ट का ही फोर्थ पार्ट है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल क्या मतलब, क्या होता है पता होगा। कॉलोनियल मतलब जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे तो वो एक कॉलोनी बना के राज कर रहे थे। अब पोस्ट कॉलोनियल का मतलब क्या, उनके जाने के बाद जो लिटरेचर लिखा जा रहा है वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर होता है। जैसे इंडिया का फेमस पोस्ट कॉलोनियल अगर राइटर की बात करें तो सलमान रश्दी हैं, ठीक है। तो और बाकी सभी देशों में जैसे नादिमन गोल्डमीर हो गई और चिन्वा एचबे, ये सारे कौन है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर आते हैं सारे राइटर, कि जहां जहां अंग्रेज राज कर रहे थे और जब वो चले गए उसके बाद जो लिटरेचर लिखा जा रहा है उसको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर बोलते हैं, ठीक है। ये सारा यहाँ तक जो कवर किया है हमने, ये सारा हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट के अंदर जो दिया गया है, अब आप सिलेबस को देखोगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा बस यही मेन मोटिव था कि आपको इजीली सिलेबस समझ में आ जाए। बच्चों का इतना कंफ्यूजन हो गया सिलेबस आप पे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस चीज को डील आउट करे, हैंडल करे। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट जो पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में अब आप देखोगे तो आपको पता नहीं क्या क्या दिखेगा और कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है ये, ठीक है। और ये जो डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव लिखा हुआ है ना, खासकर जो इग्नू है वो अपने सिलेबस में इस टाइप्स के वर्ड को यूज करता है, तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिलेबस में मेंशन चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है, लिटरेचर ऑफ इंडियन डायस्पोरा, और बहुत सारी चीजें दी हुई है। उसको भी शॉर्ट में करके मैं समझा देती हूँ। देखो, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, जो ट्रांसलेट की है चीजें। अब देखो बाइबल को भी कितने बार ट्रांसफर किया, जॉन वाइक्लिफ ने ट्रांसलेट किया, गोवर ने ट्रांसलेट किया, तो इस तरीके से ट्रांसलेशन है ना। सरोजनी नायडू ने विलियम ब्लैक्स की पोएम को ट्रांसलेट किया, तो ट्रांसलेशन में वो राइटर आते हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन की है। सेकेंड है डायस्पोरा। डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, डायस्पोरा का मतलब होता है, मान लिया आप सलमान रश्दी है या मतलब मीना अलेक्जेंडर है या फिर बहुत सारे किरण देसाई है, आपने उनके जो वर्क्स हैं वो पढ़े होंगे। वो रह तो रहे हैं अभी यूएसए में, अमेरिका में, बट कहीं ना कहीं उनकी राइटिंग्स में इंडिया का कल्चर, इंडिया की यादें, नॉस्टैल्जिया भाव है वो दिखाई देता है। यानी कि वो किसी न किसी कारण से हैं तो बाहर, बट अभी भी उनकी राइटिंग्स में डायस्पोरा यानी कि अपनी सोसाइटी का जो एक कल्चर है वो दिखाई देता है, ठीक है। मेरे चैनल पे जाओगे ना तो शॉर्ट वीडियो में मैंने डायस्पोरा को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वैसे। फिर है थ्योरी। अब थ्योरी आपको पता होगा, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। तो बहुत सारी जो थ्योरीज हैं वो भी सिलेबस में मेंशन की गई है। नेक्स्ट है हमारा साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन, सबसे पहले अगर साइंस फिक्शन का नाम आते ही तो मॉडर्न में किसका नाम आता है, मॉडर्न में नाम आता है एच.जी. वेन का, द टाइम मशीन, जो इनके वर्क्स हैं, ठीक है। तो ये साइंस फिक्शन की बात है। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव नॉवेल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 5-6 तो जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर सबसे पहला नाम लिया जाए तो एडगर एलन पो, जिन इसके जो डिटेक्टिव की शुरुआत की थी, और 2 राइटर हो रहे हैं, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन है, ठीक है। फिर अगला है पार्टीशनर लिटरेचर, यानी कि जो पार्टीशन को शो करता है। जैसे खुशवंत सिंह सबसे इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा है, ठीक है। और पार्टीशन में कौन है, पार्टीशन में और है जिनका एक वर्क है लज्जा, ठीक है। बहुत सारे एक इसमें इंपॉर्टेंट वर्क है।
शहादत मंटो। ठीक है। अगला है ट्रेवल राइटिंग, जो ट्रेवलिंग के दौरान राइटिंग होती है, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर हैं। ठीक है। अभी इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी, सबके नाम तो पॉसिबल नहीं है, मेन काम हमारा सिलेबस को डिस्कस करना। फिर ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी तो आपको पता ही होगा क्या होती है, सब जो अपनी जीवन के बारे में लिखते हैं। आई होप कि ये 3 पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें कुछ और अदर भी दिए हुए हैं, जैसे कि 19th सेंचुरी यूरोपियन रियलिज्म। तो ये यूरोपियन रियलिज्म जो है, ये थ्योरीज में ही एक रियलिज्म की थ्योरी है, उसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है। थ्योरीज की तो ऑलमोस्ट वीडियो आपको यहीं पे चैनल पे मिल जाएंगी। फिर है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म के अंदर हम मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट और ये प्लेटो, सुक्रेट, जॉन ड्राइडन, फिलिप सिडनी, इनको पढ़ते हैं। फिर हमारा लिटरेचर एंड सिनेमा। ये जो लिटरेचर एंड सिनेमा है, इसमें हम जो अभी पोस्ट मॉडर्न की जो थ्योरी चल रही है उनको पढ़ते हैं। ये भी थ्योरी से रिलेटेड है, तो इनको देख के घबराना नहीं है। अगला है हमारा पार्टीशन लिटरेचर, तो मैंने बता दिया है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो रिसर्च वगैरह में मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाइपोथेसिस क्या हो सकती है, इस टाइप की, ज़्यादा इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो हमारी सेकंड पार्ट की भी ऑलमोस्ट बात हो गई है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। ठीक है। थर्ड पार्ट ये वाला, जिसमें लैंग्वेज, लिंग्विस्ट, कल्चर और इंडियन डाइवर्सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 चीजें हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, लिंग्विस्टिक तो हमने एमए में, बीए में, अगर ऑब्वियस अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो तो ये सब पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। इसमें ये दिया हुआ है ट्रांसलेशन स्टडी, क्रिएटिव राइटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन। ये ऐसी चीजें देख के मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट कुछ नहीं है। एक तो आपने मेन फोकस करना है लैंग्वेज लिंग्विस्टिक पे। ठीक है। लिंग्विस्टिक आए थे ना एमए में, स्पेशल हमारा सब एक पार्ट भी था, सब्जेक्ट में इंक्लूड था। कल्चर, कल्चरल स्टडी। कल्चरल स्टडी में आपको रेमंड विलियम और स्टुअर्ट हॉल, इन सब राइटर को तैयार करना है। इंडियन डाइवर्सिटी। इंडियन डाइवर्सिटी यानी कि जो हमारा देश है वो डाइवर्स सिचुएशन से घिरा हुआ, ये सब तो आप जानते हो ना। तो इसमें तेलुगु लिटरेचर है, तमिल है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं। ये नहीं सोचो तेलुगु तमिल हम कैसे करेंगे, ऐसे नहीं सोचना। ठीक है। कुछ पर्टिकुलर 5-7 वर्क होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है। बस इससे ज्यादा नहीं सोचना है। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा MLA कम्युनिकेशन। ये MLA भाई एक टर्म है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन कम्युनिकेशन, अमेरिकन। ठीक है। तो इसका 1-2 क्वेश्चन आता है, अगर इसको आप गूगल से सर्च करके 1-2 क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे, यूट्यूब पे पता नहीं मेरे को कोई है कि नहीं वीडियो, आप चेक कर लेना, वहीं से हो जाएगा। बस ओनली इस पार्ट में इतना ही है। अगला है स्किल एनहांसमेंट। अब स्किल एनहांसमेंट से आपको समझ में आ गया कि आपकी स्किल को एनहांस करना है। ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं बताऊं तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, सॉफ्ट स्किल, ट्रांसलेशन स्टडी, क्रिएटिव राइटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, टेक्निकल राइटिंग, ये सब दिए हुए हैं। यानी कि अब आपको होगी कि ये तो हमें आता ही नहीं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। देखो, सबसे पहला इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज आपने पढ़ी है ना, उसी के बारे में पूछेंगे वो आपसे। इसमें वो ग्रामर भी इंक्लूड कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल, ठीक है, कि इंग्लिश का, फोनेटिक्स का कहाँ यूज किया जाता है। ट्रांसलेशन स्टडी, जो मैंने पहले भी बता दिया। क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है, राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, इसमें वो पैसेज भी डाल सकते हैं, वो कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन, कि मान लिया आपको कोई सिचुएशन दी जाएगी, सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो। टेक्निकल राइटिंग, ऑफिशियल जो राइटिंग होती है, ठीक है। अगला है हमारा लास्ट एंड फाइनल टीचिंग एजुकेशन मेथोडोलॉजी, जिसको आप साइकोलॉजी बोल सकते हो, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हर बार वो 10 नंबर का आता है, तो उसमें मेरे को खास कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो आई होप कि आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा। मेरा मोटिव आपका टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल नहीं था। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और टेंशन ना ले, सब कुछ सिलेबस में ही है।